बता देंगे आपको। तो अभी जो हम लोग बातचीत कर लें, फिर आखिरी में बातचीत कर लेंगे। तो अभी जो बातचीत होना है, कल वाली क्लास में जो हम लोग बातचीत किए थे, साहित्य इतिहास लेखन है क्या, साहित्य इतिहास संबंधी जो ग्रंथ लिखे गए वो क्या हैं, कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ हैं, उनका प्रकाशन वर्ष क्या है, जो प्रमुख इतिहास ग्रंथ थे उन पर कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से तथ्य हैं जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन पर बातचीत हो गई। पद्धतियां क्या थी, इन पर बातचीत हो गई। अगला स्टेप, अगला चरण आता है काल विभाजन का। साहित्य इतिहास लिख गया इतिहास ग्रंथ, अब काल विभाजन कैसे किया गया। यहां से भी आपकी परीक्षा में एक दो प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछ लिए जाते हैं। और काल विभाजन के बाद आदिकाल का जो नामकरण किया गया वो नामकरण क्या है, या हिंदी का पहला कवि कौन है, इस पर बात होना है। फिर जैन और अपभ्रंश साहित्य पर बातचीत होना है आज। तो संभवतः 1.5 घंटे की क्लास आज भी हो जाएगी। तो बातचीत होती है सबसे पहले जब भी कभी काल विभाजन की बात आती है, जब भी कभी काल विभाजन की बात आती है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक, सबसे ज्यादा प्रमाणिक जो काल विभाजन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। सामान्यतः यही ज्यादातर लोग मान लेते हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग काल विभाजन दिया गया है। तो सबसे पहले बात आती है रामचंद्र शुक्ल जी से। रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से लिखा था, 1929 में प्रकाशित हुआ था। इस इतिहास ग्रंथ में जो काल विभाजन किया है या जो समय दिया है, वहां पर संवत में बात की है। किसमें बात किया है, संवत में बात किया है, सन ईस्वी में बात नहीं किया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो जब भी कभी रामचंद्र शुक्ल जी की बात आएगी, ज्यादातर जगह पर संवत में बात आएगी, विक्रमी संवत जिसको कहते हैं। ईस्वी सन में बात नहीं होती है, कभी कभार आपको भ्रमित करने के लिए पूछ लेते हैं। तो ईस्वी सन या फिर विक्रम संवत में अंतर क्या है, ये आपको समझ लेना सबसे पहले। तो भाई एक बात आती है संवत की, है ना, दूसरा आता है सन की या ईस्वी। तो सन को ईस्वी में आगे लिखते हैं, इकाई क्या है, ईस्वी है, और इसकी क्या है, विक्रमी लिखा जाता है। इस प्रकार से लिखा जाता है। दोनों में अंतर क्या है, एक हिंदू कैलेंडर कह सकते हो और एक अंग्रेजी कैलेंडर जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। तो जो सन है, ईस्वी है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चलता है और ये विक्रम संवत के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चलता है। दोनों में अंतर क्या है, सन जो है ये 57 साल पीछे चलता है। कितना, 57 साल का अंतर होता है। जो विक्रम संवत है ये 57 साल आगे चलता है। यानी कि अगर जो बात करो, यहां पर देखो संवत में लिखा है, संवत 1050 लिखा है। इसको अगर जो सन में बदलना हो, यानी कि 1050, अगर जो इसको सन में बदलना है तो कुछ नहीं करना है, केवल 57 इसमें से घटा देना है। तो कितना आ जाएगा, 10 में से 7 जाएगा, बाकी बचेगा 3, यहां पर 9 हो जाए, 4 हो जाएगा, और यहां पर चले जाओगे 14 हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा। यहां पर 9 है तो सीधे सीधे 9 रहेगा, यानी कि 993 ईस्वी। 1050 जो संवत लिखा है, इसको ईस्वी में बदलोगे तो 993 हो जाएगा। इसी को अगर जो इस 993 को संवत में बदलना हो तो क्या करना है, 57 जोड़ देना है, इतना अंतर कर लेना है। तो 7 3 10, वही आपका 1050 हो जाएगा। यानी कि सन और संवत में 57 साल का अंतर है, यानी कि संवत 57 साल आगे चलता है और सन 57 साल पीछे चलता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यदि कभी रामचंद्र शुक्ल जी की बात आए तो सबसे पहले इकाई जरूर देखना है। यदि मान लो पूछ लिया जाए रामचंद्र शुक्ल जी से, तो वीर गाथा काल की समय सीमा रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या बताई है, क्या निर्धारित की है, या रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल की समय सीमा क्या है, यदि क्वेश्चन पूछ ले तो। वैसे तो ज्यादातर हम लोग यही याद रखते हैं 1050 से 1375। अब कुछ लोग क्या करते हैं, परीक्षा हाल में देखते ही नहीं है कि सन ईस्वी में पूछा गया है या संवत विक्रम में पूछा गया, विक्रम संवत में पूछा गया है, नहीं देखते हैं। बस वो ये देखते हैं कहीं पर 1050 हमको दिखाई पड़ जाए, 1050 से 1375 दिखाई पड़ जाए, टिक कर दो उसी को। अब एग्जामिनर क्या करता है, वहां पर संवत को बदल करके ईस्वी में पूछ लेता है, और जो ईस्वी वाला ऑप्शन होगा वो पीछे लिखा गया होगा। दिक्कत वहां पर हो जाती है। भाई यहां पर क्या है, यदि इसी को दे दिया जाए कि 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक, यह कह दिया गया आदिकाल की समय सीमा, तो सीधे सीधे
भाई सही तो है, लेकिन इकाई गलत हो गई, इसलिए समय सीमा गलत हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है एक बार। तो सबसे पहला यहां पर देखो, वीर गाथा काल को आदिकाल, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल, रीति काल को उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं। तो हमने कल भी बात किया था कि जब रामचंद्र शुक्ल जी काल विभाजन किए और नामकरण किया कालों का, तो दोहरा नामकरण पद्धति अपनाई थी, यानी प्रत्येक कालों के दो दो नाम दिए थे। तो यहां पर आदिकाल को आदिकाल के साथ साथ वीरगाथा काल कहा, भक्ति काल को भक्ति काल के साथ साथ पूर्व मध्य काल कहा, रीति काल को रीति काल के साथ साथ उत्तर मध्य काल कहा, और आधुनिक काल को आधुनिक काल के साथ साथ गद्य काल की भी संज्ञा दी। इन्होंने जो नामकरण किया उसमें प्रवृत्ति विशेष को ध्यान में रख करके नाम दिया, यानी कि आदिकाल में वीर गाथात्मक रचनाएं ज्यादा लिखी गई, इस कारण से इस काल का नाम वीर गाथा काल भी लिखा। दूसरा, भक्ति काल में भक्ति से संबंधित भगवान से संबंधित रचनाएं लिखी गई, इसलिए इसको भक्ति काल कह दिया गया। रीति काल में रीति से संबंधित काव्यांग निरूपण किया गया, लक्षण ग्रंथ लिखे गए, इसलिए उसको रीति काल नाम दे दिया, और पूर्व मध्यकाल उत्तर मध्यकाल भी नाम दिया। आधुनिक काल में गद्य का विकास हुआ, इसलिए इस कालखंड को आधुनिक काल के साथ साथ गद्य काल भी नाम दे दिया। तो प्रवृत्ति विशेष के आधार पर नामकरण किया रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब जो काल विभाजन ने समय जो दिया, तो समय आपको ध्यान रखना है, संवत 1050 से 1375, और भक्ति काल के समय सीमा संवत 1375 से 1700, और रीति काल के समय सीमा संवत 1700 से 1900, और गद्य काल यानी कि आधुनिक काल के समय सीमा संवत 1900 से 1984 तक। ये आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरा यहां पर एक चीज और याद रखना है आपको, जैसे हमने बताया था यहां पर आपको और क्या याद रखना है, तो और बस ये भी याद रखना है, दोनों इकाई आपको याद रखनी है। दोनों इकाई कौन सी? जैसे अभी हमने कहा, अगर इसको सन में कह दे तो सन 993 ईस्वी से ये हो जाएगा 1318 ईस्वी तक। दूसरा क्या हो जाएगा? सन 1318 ईस्वी से 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, 57 घटा के निकालोगे आ जाएगा आपका। फिर यहां पर 1643 ईस्वी से ये आपका हो जाएगा 1843 ईस्वी तक। फिर 1843 ईस्वी से ये हो जाएगा आपका 1941 ईस्वी तक। ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, 1941 तक हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कैसे कैसे, यानी यहां पर संवत में है, यहां पर सन में है, दोनों इकाइयां याद रखना है। जब भी कभी रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार समय सीमा पूछी जाए, आपको इकाई जरूर याद रखना है कि सन में पूछा जा रहा है या संवत में पूछा जा रहा है। कभी कभी होता क्या है कि सन और संवत में हम लोग भ्रमित हो जाते हैं कि आखिर सन लिखा है कि संवत लिखा है। भाई हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी संवत लिखा होगा तो संवत में ऊपर बिंदी होगी, क्या होगी? ऊपर अनुस्वार होगा। क्या होगा? अनुस्वार होगा। यदि अनुस्वार नहीं भी है तो आगे देखोगे क्या लिखा होगा, यहां पर देखो जब विक्रमी लिखा, वी लिखा है, तो विक्रमी का मतलब विक्रम संवत की बात हो रही है। और अगर सन में लिखा होगा तो ईस्वी लिखा होगा। क्या लिखा होगा? ईस्वी लिखा होगा। वैसे सन जब लिखते हैं, संक्षेप में लिखते हैं, तो इसके ऊपर अनुस्वार नहीं होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर संक्षिप्त रूप में लिखा है तब भी आपको वहां से अगली वाली इकाई देख लेना कि आखिरी में क्या लिखा है, ईस्वी है या वी लिखा है, उस हिसाब से आपको निकाल लेना है। तो ये सभी कालखंड जो है, चारों कालखंड बड़े महत्वपूर्ण हैं। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के लगभग 900 वर्षों के इतिहास को, लगभग 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में बांट दिया। कौन कौन से 4 खंड हैं? वीरगाथा काल 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक। दूसरा भक्ति काल, जिसको पूर्व मध्य काल कहा गया, 1375 से 1700 ईस्वी तक, 1700 विक्रमी संवत तक। और फिर रीति काल, जिसको उत्तर मध्य काल कहा गया, 1700 विक्रमी संवत से संवत 1900 तक। फिर आधुनिक काल, जिसको गद्य काल कहा गया, 1900 संवत से आज तक कह सकते हो या 1984 तक कह सकते हो। वैसे रामचंद्र शुक्ल जी 1984 तक ही बात करते हैं संवत में, लेकिन कहीं कहीं पर लिखा हुआ आज तक भी मिल जाएगा। तो जैसा ऑप्शन मिले वैसा आपको सही कर लेना है। ये तो बात हो गई किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। किसकी बात हो गई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हो गई। ज्यादातर क्वेश्चन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन से ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार अन्य विद्वानों के भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि
1984 से घटाओगे कितना आएगा? वैसे 41 तक है, संशोधन करके आगे 41 तक आया, आगे करके 41 तक आया। 27 में लिखा गया था, 27 में लिखा गया था, तो कहीं कहीं पर 41 तक मिलता है, कहीं कहीं पर 27 तक मिलता है, दोनों सही हैं। ये है। आगे बात आती है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। वैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन बहुत मानक नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता परीक्षा में। कभी कभार पूछ लेते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आदिकाल का प्रारंभ कब से मानते हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नजर में आदिकाल का प्रारंभ सन 1000 ईस्वी से, कहां से? सन 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। ये कहां पर कहा है, ये बात कहां पर समय सीमा दी है? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास नामक जो ग्रंथ लिखा था 1952 ईस्वी में, उसमें यह बात की है। दूसरा भक्ति काल, इसकी समय सीमा 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक माना, और रीति काल की समय सीमा 1700 से 1900 ईस्वी तक, और आधुनिक काल की समय सीमा 1900 से अब तक मानिए। ज्यादा यहां पर विवाद ही नहीं है, बिल्कुल आसान सा समय दिया गया। ईस्वी में बात की गई, सन में बात की गई, संवत में बात नहीं की गई है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी से ज्यादा तब आदिकाल पूछा जाता है। वैसे पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन आदिकाल अभी तक ज्यादा पूछा गया। दूसरा है डॉक्टर नगेंद्र का, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे डॉक्टर नगेंद्र ने इतिहास तो लिखा ही नहीं है, लेकिन हाँ जो संपादन किया है उसमें जो काल विभाजन दिया है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में जो आया था, तो लाला हरदयाल के साथ संपादन किया इन्होंने। उस इतिहास ग्रंथ में जो काल विभाजन किया है वो भी आपकी परीक्षा में खूब पूछा जाता है। खैर, जब भी कभी डॉक्टर नगेंद्र से काल विभाजन पूछा जाता है वो ज्यादातर आधुनिक काल का पूछा जाता है, यानी आधुनिक काल का जो उप विभाजन किया गया, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, इस प्रकार से किया गया, उससे पूछा जाता है। यहां पर आदिकाल की समय सीमा 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक, यानी एग्जैक्ट ये बात नहीं कर पाए, 7वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। भक्ति काल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। रीतिकाल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक, और आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक की बात करते हैं। और जो ये काल विभाजन दिया गया, ये जो डॉक्टर नगेंद्र का है आधुनिक काल का उप विभाजन, यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। पहला यानी आधुनिक काल का उप विभाजन, ये क्या है? आधुनिक काल का उप विभाजन कह सकते हो। इसमें जो पहला कालखंड है इसका नाम दिया पुनर्जागरण काल। क्या नाम दिया? पुनर्जागरण काल। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा? तो पुनर्जागरण काल डॉक्टर नगेंद्र ने। किसको? भारतीय युग को। समय सीमा क्या बताई? 1857 से 1900 ईस्वी तक, यानी भारतीय युग की समय सीमा क्या है? 1857 से 1900 ईस्वी तक है। भाई आपको याद होगा 1850 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म काशी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के काशी जिले में हुआ था। अब 1850 में जन्म हुआ। कुछ विद्वान 1850 से ही आधुनिक काल के यानी भारतीय युग की शुरुआत मान लेते हैं, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र 1857 में मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे मात्र 7 वर्ष की अवस्था में, मात्र 7 वर्ष की अवस्था में एक कविता लिख दी थी। ले बेवढ़ा ठाढ़े भये श्री अनिरुद्ध सुजान, बाणासुर की सैन को हनन लगी बलवान। ये छंद लिख दिया, दोहा लिख दिया 7 वर्ष की अवस्था में मात्र। तो उस 7 वर्ष की अवस्था से यानी कि 57 से ही भारतीय युग की शुरुआत मान ली जाती है। तो 1857 से 1900 ईस्वी तक का जो कालखंड है ये भारतीय युग जाना जाता है, भारतीय युग के नाम से जानते हैं। किसमें? काव्य के क्षेत्र में। दूसरा आता है जागरण सुधार काल, जिसको द्विवेदी काल के नाम से या द्विवेदी युग के नाम से हम लोग जानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जागरण सुधार काल कहते हैं। समय सीमा क्या है? 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, यानी कि जो द्विवेदी युग का नामकरण किया गया वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। इसके नाम पर महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया। और द्विवेदी युग की शुरुआत सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष से मानी जाती है, यानी कि 1 जनवरी 1900 ईस्वी को सरस्वती पत्रिका का पहला अंक प्रकाशित हुआ था, और तभी से द्विवेदी युग की शुरुआत मान ली जाती है। लेकिन जो नामकरण किया गया द्विवेदी युग का किस साहित्यकार के नाम पर? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर नहीं किया गया। ध्यान रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी तब तो पैदा भी नहीं हुए थे 1900 ईस्वी में, तो शायद 1907 में पैदा हुए। यहां पर महावीर प्रसाद द्विवेदी आपको याद रखना है। फिर बात आती है छायावाद काल।
छायावाद की समय सीमा डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, सामान्यतः 1936 ईस्वी तक छायावाद का अंत मान लिया जाता है। यानी कि छायावाद की समय सीमा सामान्य रूप से 1918 से 1936 ईस्वी माना जाता है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद की समय सीमा 1918 से 1938 ईस्वी तक माना है। हाँ, डॉक्टर नगेंद्र ने जो काल विभाजन किया है, जो प्रारंभ में इंडेक्स दिया है हिंदी साहित्य के इतिहास में, उसमें जो बात की है 1938 से बात की है, यानी 1938 तक बात की है छायावाद की। लेकिन जब आगे उसका डिस्क्राइब करते हैं, जहां पर चर्चा करते हैं प्रगतिवाद की, वहां पर प्रगतिवाद का प्रारंभ 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ का जो अधिवेशन हुआ था, उससे प्रगतिवाद की शुरुआत मान लेते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा मतभेद है। यह प्रश्न पिछली बार उत्तराखंड प्रवक्ता में पूछा गया था कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रगतिवाद की समय सीमा क्या है, 1936 से 1943 या 1938 से 1943। कुछ बच्चे 1936 से लगाए, कुछ बच्चे 1938 से लगाए। अंततः 1938 ही शायद सही माना गया था, जैसा भी वो विवाद हुआ था। फिर है छायावादोत्तर काल, यानी छायावाद के बाद की बात हो रही है। छायावादोत्तर काल को क्या नाम दिया इन्होंने? तो छायावादोत्तर काल को दो भागों में बांट दिया। एक को कहा कि यह प्रगति प्रयोग काल है, प्रगति प्रयोग काल है, जिसकी समय सीमा 1938 से 1953 ईस्वी तक मानी, और दूसरा किया नवलेखन काल। नवलेखन काल 1953 से लेकर के अब तक, यानी कि आज तक की चर्चा की। तो यह बात हो गई किसकी? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो काल विभाजन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, समय सीमा आधुनिक काल की यहां से पूछी जाती है। आगे बात आती है मिस्र बंधुओं का जो काल विभाजन है। कौन सा है? मिस्र बंधुओं का काल विभाजन है। इन्होंने क्या नाम दिया? पहले कालखंड को कहा प्रारंभिक काल। क्या नाम दिया? प्रारंभिक काल नाम दिया। दूसरा माध्यमिक काल। दूसरा क्या है? माध्यमिक काल है। दूसरा माध्यमिक। तीसरा अलंकृत काल। तीसरा क्या है? अलंकृत काल है। और चौथा परिवर्तन काल, और पांचवा वर्तमान काल है। यानी कि मिस्र बंधु एक ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालखंडों में, 5 भागों में बांट दिया। रामचंद्र शुक्ल या सामान्यतः सभी विद्वान 4 भागों में मानते हैं, 4 वर्गों, 4 कालों में बांटते हैं, लेकिन ये मिस्र बंधु महोदय 5 भागों में बांट देते हैं। लेकिन एक ऐसे महोदय हुए डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, उन्होंने केवल 3 भागों में बांट दिया। अभी आगे चर्चा होगी, शायद 3 भागों में बांटा। तो यहां पर जो प्रारंभिक काल है, जो प्रारंभिक काल है, इसकी समय सीमा संवत 700 से संवत 1444 विक्रमी तक। यहां पर भी देखो संवत में बात हुई है। किसमें बात हुई है? संवत में बात हुई है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसमें बात हुई है? संवत में बात हुई है। अगर आपके नोट्स में नहीं तो बढ़ा लीजिएगा भैया, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो प्रारंभिक काल की समय सीमा संवत 700 से संवत 1444 तक है। मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। मिस्र बंधुओं का काल विभाजन क्या है? हम बात किए थे कि गणपत चंद्रगुप्त 3 भागों में, बाकी के सामान्य विद्वान जो है, चाहे रामचंद्र शुक्ल या और भी विद्वान हैं, ज्यादातर विद्वान 4 कालखंडों में बांटते हैं। लेकिन मिस्र बंधु एक ऐसे विद्वान जो हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालखंडों में बांट देते हैं। तो पहला कालखंड प्रारंभिक काल, जिसकी समय सीमा संवत 1700 से 1444, 700 से 1444, और पूर्व आरंभिक काल 700 से 1343 विक्रमी तक, और उत्तर आरंभिक काल संवत 1343 से संवत 1444। माध्यमिक काल संवत 1445 से 1680 विक्रमी तक। यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2 इकाइयां हैं। क्या? जैसे यहां पर देखो दिया गया प्रारंभिक काल की समय सीमा। तो अगर जो प्रारंभिक काल के समय सीमा पूछी जाए मिस्र बंधुओं के अनुसार, आदि काल के समय सीमा पूछी जाए मिस्र बंधुओं के अनुसार, तो यह बताना है। लेकिन पूर्व आरंभिक पूछ लिया जाए तो यहीं तक बताना है। उत्तर आरंभिक पूछा जाए तो यहां से यहां तक बताना है। इसी प्रकार से माध्यमिक काल संवत 1445 से 1680 विक्रमी तक, और पूर्व माध्यमिक काल को संवत 1445 से 1560
और प्रौढ़ माध्यमिक काल को 1561 से 1680 विक्रमी तक। यहां पर देखो उत्तर नहीं दिया गया, प्रौढ़ दिया गया है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला जो तीसरा कालखंड आता है जिसको अलंकृत काल कहा गया मिस्र बंधुओं के द्वारा, और अलंकृत काल आप लोग बिल्कुल आसानी से जानते होंगे कि रीति काल का ही दूसरा नाम है। तो रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा? मिस्र बंधुओं ने कहा। और क्या नाम दिया, यानी समय क्या दिया? संवत 1681 से 1889 विक्रमी तक। और इसको दो भागों में बांट दिया, पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 और उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रमी। फिर परिवर्तन काल चौथा कालखंड आया 1890 से 1925 विक्रमी तक। और फिर वर्तमान काल पांचवा कालखंड है संवत 1926 से अब तक। संवत 1926 विक्रमी से अब तक का जो समय है वो वर्तमान काल दिया गया। तो यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के चौथे कालखंड का नाम क्या दिया? तो चौथे कालखंड का नाम इन्होंने क्या दिया? परिवर्तन काल नाम दिया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पांचवा कालखंड जो नाम दिया वो वर्तमान काल नाम दिया है, ये थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरा, कल भी बात किए थे कि मिस्र बंधुओं ने जो काल विभाजन किया है, मिस्र बंधुओं ने जो काल विभाजन किया है वो क्या है? यानी कि कवियों के नाम पर काल विभाजन किया है। क्या किया? कवियों के नाम पर काल विभाजन किया है। जैसे आगे देखो दिया गया, अलंकृत काल के अंतर्गत सेनापति काल, भूषण काल, पूर्व देव काल, माध्यमिक देव काल या दास काल, सूदन काल, पद्माकर काल, परिवर्तन काल के अंतर्गत द्विज देव काल, दयानंद काल और वर्तमान काल को भारतेंदु काल के नाम से भी अभिहित किया है। तो इसलिए इससे पहले हमने बात किया था कि हिंदी साहित्य का वह इतिहास मतलब इतिहासकार कौन है जिन्होंने कालखंड यानी काल विभाजन जो किया है उसमें कवियों के या साहित्यकारों के नाम का ज्यादा प्रयोग किया है। तो ये मिस्र बंधु जी हैं जिन्होंने प्रयोग किया है। अब बात आती है सर्वमान्य रूप से काल विभाजन क्या किया गया। तो यहां पर संवत में दिया गया है आपको काल विभाजन। प्रारंभिक काल जिसको आदिकाल कहा गया, संवत 1241 से 1375। पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल कहा गया, 1375 से 1700 विक्रमी तक। और फिर आता है ऋतकाल जिसको उत्तर मध्यकाल कहते हैं, संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक। और फिर आधुनिक काल जिसकी समय सीमा है 1900 से अब तक है। यह सर्वमान्य मत है, सामान्य रूप से मत है। वैसे जब भी आएगा शुक्ल जी के अनुसार, नगेंद्र के अनुसार आधुनिक काल, शुक्ल जी के अनुसार पुराना वाला काल या आदिकाल की समय सीमा हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूछ लेते हैं। बाकी मिस्र बंधुओं से भी कभी कभार पूछ लेते, ज्यादा नहीं पूछते हैं। जिस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल का प्रारंभ कब से हुआ, इस संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। कोई 1050 संवत से बताता है, कोई 1000 ईस्वी से बताता है, कोई 1241 से बताता है, कोई क्या है, कोई 693 से ही बता देता है, कोई 8वीं शताब्दी से बताता है। यानी शुरुआत हिंदी साहित्य की बहुत मतभेद है आदिकाल के प्रारंभ की। उसी प्रकार से आदिकाल के अंत में भी मतभेद बहुत है। यहां पर 4 मत दिए गए। हिंदी के आदिकाल की आरंभिक सीमा की तरह अंतिम सीमा भी विवादग्रस्त है, विवादाग्रस्त है। कैसे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन आदिकाल का अंत 1400 ईस्वी में मानते हैं। मिस्र बंधु 1389 ईस्वी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल 1318 ईस्वी मानते हैं। रमाशंकर शुक्ल रसाल 1343 ईस्वी मान लेते हैं। तो ये चारों पांचों तिथियां जो भी हैं आदिकाल के अंत की, ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। ये वैसे जब भी कभी बात होती है, हम शुरुआत में भी कई बार बात कर किए होंगे कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कहते हैं उगते हुए सूर्य को हम लोग सलाम करते हैं, डूबते हुए को सलाम कोई नहीं करता है। जो उठ रहा होता है, बढ़ रहा होता है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। जो अस्त हो रहा है, बिखर रहा है, खराब हो रहा है, उसकी प्रशंसा कोई नहीं करता है। तो यहां पर आदिकाल खत्म हो रहा है, इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। लेकिन हाँ, कभी कभार एक आधा प्रश्न मिल जाता है, तो कभी कभार वाला ये है पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा तैयार रखोगे तो आसानी हो जाएगी आपको। ये किसकी अंतिम सीमा की बात हो रही है। अगली बात आती है, अब बात आती है हिंदी का प्रथम कवि कौन है। हिंदी का प्रथम कवि कौन है, यहां से भी एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तराखंड वाले बिल्कुल तैयार हो जाओ, आपके यहाँ तो आना ही आना पक्का आएगा। और यूपी में तो खैर ढेर सारा पूछा ही जाता है, किसी भी राज्य में हो ये क्वेश्चन यहां से एक आध जरूर आता है।
कितने कभी कभी सूत्र हैं, ये क्या है, सूत्र हैं, यानी कि कम पढ़ो ज्यादा फायदा हो, कम पढ़ो ज्यादा फायदा हो। जैसे काल विभाजन थोड़ा सा मैटर है, पढ़ लिया एक क्वेश्चन पक्का हो गया, पहला कवि एक क्वेश्चन पक्का हो गया, आदिकाल के अन्य नाम एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पक्का हो गया। ये बिल्कुल अच्छे अच्छे तथ्य हैं जहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे हिंदी का पहला कवि पुष्य या पुंड को, तो हिंदी का पहला कवि पुष्य या पुंड को माना जाता है। किसने माना है, तो शिव सिंह सेंगर ने। किसने, शिव सिंह सेंगर ने। अब यहां से जो सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, तुरंत बता दोगे पुष्य या पुंड को माना है। लेकिन थोड़ा सा भाषा चेंज करेंगे। शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज में हिंदी का पहला कवि किसे माना है। कुछ लोग कहेंगे गड़बड़ हो गया, तो गलत हो गया, यानी हमको पता ही नहीं है, बताइए नहीं सर जी। ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। तो जो शिव सिंह सेंगर हैं ये कहां मानेंगे, रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास में थोड़े मानेंगे, अपने इतिहास में तो ही मानेंगे। यानी शिव सिंह सरोज में ही माना है। कहां पर, पुष्य या पुंड को। दूसरा, गणपत चंद्रगुप्त जी ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि मान लिया। कहां माना होगा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में माना होगा। रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को मान लिया। राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र, और इसी को कह सकते हो सर्वमान्य मत, सर्वमान्य। तो सर्वमान्य मत क्या, सरहपा, सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना गया। किसके द्वारा, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र या सर्वमान्य मत के रूप में। मुंज कवि या भोज कवि को चंद्रधर शर्मा गुलेरी और रामचंद्र शुक्ल। विद्यापति को बच्चन सिंह, विद्यापति को किसने माना, तो बच्चन सिंह ने माना है। ये छोटी सी इंडेक्स आपके बड़े काम की है। पहला कवि जरूर पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, जरूर याद रखो। कभी कभी तो एक साथ दो दो तीन दिन क्वेश्चन इससे मिल जाते हैं, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। तो पुष्य या पुंड को शिव सिंह सेंगर ने, शालिभद्र सूरी को गणपत चंद्रगुप्त ने, स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने, सरहपा को राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र या सर्वमान्य मत के रूप में, अब्दुल रहमान या अतः को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, मुंज कवि या भोजराज को चंद्रधर शर्मा गुलेरी या रामचंद्र शुक्ल ने, विद्यापति को बच्चन सिंह ने। कहीं कहीं मिल जाता है कि बच्चन सिंह ने विद्यापति को आदिकाल का पहला कवि माना। तो चाहे आदिकाल का पहला कवि हो, चाहे हिंदी साहित्य का पहला कवि हो, वही आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। आगे बात आती है अब आदिकाल के और नाम क्या क्या हैं और उनके नामकरण करता कौन है, नाम दिया किसने है। आदिकाल को और किस किस नाम से जानते हैं और उनके नामकरण करता कौन है, यह भी आपको ध्यान रखना है। वीर गाथा काल, आदिकाल, भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी दोनों नाम दिए हैं, पहले बात हो चुकी है। तो आदिकाल को आदिकाल कहा और वीर गाथा काल नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। आदिकाल नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने। संधि काल या चारण काल रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था। क्या लिखा था, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था। और हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में उन्होंने आदिकाल को दो भागों में बांटा था। पहले भाग का नाम दिया संधि काल और दूसरे भाग का नाम दिया चारण काल नाम दिया था। तो यहां पर आदिकाल को संधि या चारण काल जो भी पूछा जाए, किसने, रामकुमार वर्मा ने। कभी कभी पूछते हैं कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा, वहां पर रामकुमार वर्मा ऑप्शन में नहीं होते हैं, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन होंगे। कौन होंगे, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन होंगे। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सबसे पहले आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी। यदि कभी पूछ लिया जाए कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा है और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ऑप्शन में ना हो, रामकुमार वर्मा को आप बिल्कुल लगा दो, बिल्कुल सही होगा। बीज वपन काल, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आदिकाल को आरंभिक या प्रारंभिक काल किसने कहा, मिश्र बंधुओं ने। चारण काल जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा। अपभ्रंश काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल नाम दिया है। संक्रमण काल हरिश्चंद्र वर्मा, रामखिलावन पांडे। हरिश्चंद्र वर्मा, रामखिलावन पांडे ने संक्रमण काल नाम दिया। वीर काल किसने कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा। आधार काल किसने कहा, मोहन अवस्थी और सुमन राजे। ये सुमन राजे वही हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा था। क्या, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा था। भैया हिंदी साहित्य का आधा इतिहास प्रकाशित कब हुआ था, कोई बताएगा जल्दी से।
हाँ, 2002 याद हो गया, खैर सबको, बहुत अच्छी बात है। दूसरा है प्रारंभिक काल या शून्य काल। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? तो कौन है? गणपत चंद्र गुप्त ने। आदिकाल को शून्य काल किसने कहा? गणपत चंद्र गुप्त जी ने। आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा? पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने। और आदिकाल को उद्भव काल की संज्ञा किसने दी? वासुदेव सिंह ने। आदिकाल को प्राचीन काल के नाम से किसने संबोधित किया? शंभुनाथ सिंह ने। और संक्रांति काल किसने कहा? रामप्रसाद मिश्र जी। और वीर प्रशस्त युग, ये भी आता है, वीर प्रशस्त युग। आदिकाल को वीर प्रशस्त युग किसने कहा? तो विजयेंद्र स्नातक ने कहा। और आदिकाल को बाल्यावस्था का काल या जय काल के नाम से किसने संबोधित किया? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल आदिकाल को बाल्यावस्था का काल और जय काल के नाम से संबोधित किया। दो नाम दिया, जय काल और बाल्यावस्था का काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। आदिकाल को आविर्भाव काल की संज्ञा किसने दी? तो शैलेश जयदी ने। आदिकाल को आविर्भाव की संज्ञा किसने दी? तो शैलेश जयदी ने दी है। और आदिकाल को वीर काल या अपभ्रंश काल के नाम से किसने संबोधित किया? तो श्याम सुंदर दास जी ने। किसने? श्याम सुंदर दास ने वीर काल या अपभ्रंश काल नाम दिया है। अब बात आती है आदिकाल से संबंधित कुछ थोड़े से कथन है, यहां पर 2-3 हो सकता है, इनसे भी प्रश्न कभी कभार पूछ लेता परीक्षा में। तो पहला, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आदिकाल को पुरानी हिंदी का काल कहा। तो आदिकाल को पुरानी हिंदी का काल किसने कहा? आदिकाल को पुरानी हिंदी का काल किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी वही हैं जिन्होंने बुद्धू का काटा उसने कहा था और सुखमय जीवन नामक कहानियां लिखी थी। तो आदिकाल को पुरानी हिंदी का काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा। अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा। कौन? रामचंद्र शुक्ल जी ने। और अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नजर में, वैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल पर खूब काम किया, खूब अच्छा लिखा है, इसीलिए उन्होंने कहा कि आदिकाल क्या है? अत्यधिक विरोधों का युग है, यानी कि आदिकाल का अत्यधिक विरोध किया गया। दूसरा, व्याघातों का युग, यानी कि ढेर सारे आघात हुए, ढेर सारी चोट पड़ी। किसको? आदिकाल को। तो आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा? अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग। प्रवृत्ति तो थी लेकिन अनिर्दिष्ट थी। अनिर्दिष्ट मतलब जिसको कोई दिशा ही ना दी गई हो। माने नहीं, निर्दिष्ट माने दिशा दी गई हो, यानी कि जिसको कोई दिशा ना दी गई हो, यानी कि उथला पुथला इधर उधर सब बिखरा पड़ा, यानी यहां पर कोई दिशा निर्देश था ही नहीं, बस लिखा जा रहा था। ऐसा कहा गया आदिकाल के बारे में। किसके लिए? आदिकाल के लिए। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल के संबंध में अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा और अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। और पुरानी हिंदी का काल आदिकाल को किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ये 3 तथ्य आपको खूब अच्छे से याद रखना है, कभी कभार आपकी परीक्षा में पूछ लेते हैं। और डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा आदिकाल के साहित्य के बारे में? क्या कहा कि आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य, आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभावों की मनः स्थितियों का प्रतिफलन है। ये कौन कहता है? डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि आदिकाल का समस्त साहित्य, हिंदी साहित्य, आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभावों की मनः स्थितियों का प्रतिफलन है। कौन कहता है? डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी यहां पर नहीं कहते। रामचंद्र शुक्ल जी यही बात आगे चल के हजारी प्रसाद किसके बारे में? भक्ति काल के बारे में कहते हैं कि इस्लाम आ गए, मुस्लिम आ गए, मुस्लिमों का आक्रमण हो गया, इसलिए भक्ति की ओर हम लोग झुके। ऐसा वहां पर आएगा भक्ति काल में। यहां पर यह क्या कहा गया कि आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभावों की मनः स्थितियों का प्रतिफलन है। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। अब आगे बात आती है, कुछ कथन और हैं। धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश होना। आध्यात्मिक प्रेरणा, यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, जब भी आदिकाल की बात आती है, रामचंद्र शुक्ल जी आदिकाल की रचनाओं पर धार्मिक मुहर लगा करके उनको हिंदी साहित्य से अलग कर दिया। यानी कि ये धार्मिक उपदेश हैं, धार्मिक रचनाएं हैं,
इस कारण से हिंदी साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं और केवल 12 रचनाओं के आधार पर जो आदिकाल लिखा। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो रामचंद्र शुक्ल जी पर ही कटाक्ष कह सकते हो या उनकी प्रतिक्रिया पर लिखे गए कुछ कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। पहला, धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश होना काव्यत्व का बाधक नहीं समझा जाना चाहिए। यानी रामचंद्र शुक्ल जी ने जो धार्मिक उपदेश, धार्मिक साहित्य का मुंह ठप्पा लगाया, उसके ऊपर लिखते हैं क्या कि धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश होना काव्यत्व का बाधक नहीं समझा जाना चाहिए। यदि ऐसा समझा जाने लगे तो तुलसीदास का रामचरितमानस भी साहित्य क्षेत्र में अविवेच्य हो जाएगा, यानी वो भी धार्मिक ग्रंथ हो जाएगा, फिर हिंदी साहित्य के अंतर्गत कैसे आएगा। और तो और जायसी का पद्मावत भी साहित्य सीमा के भीतर नहीं घुस सकेगा, ये कहा गया। किसके द्वारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल जी पर तीखी प्रतिक्रिया की, ऐसा कह सकते हो इस कथन के द्वारा, जो उन्होंने धार्मिक साहित्य कह करके हिंदी साहित्य से अलग कर दिया था उस आधार पर। अगला दूसरा और कथन इसी में, केवल नैतिक और धार्मिक या आध्यात्मिक उपदेशों को देखकर यदि हम ग्रंथों को साहित्य सीमा से बाहर निकालने लगेंगे, क्या कहा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार कि केवल नैतिक और धार्मिक या आध्यात्मिक उपदेशों को देखकर यदि हम ग्रंथों को साहित्य सीमा से बाहर निकालने लगेंगे तो हमें आदिकाल से भी हाथ धोना पड़ेगा, आदिकाल से भी हाथ धोना पड़ेगा। भक्ति काल तुलसी की रामायण से भी अलग होना पड़ेगा, तुलसी रामायण से भी अलग होना पड़ेगा। कबीर की रचनाओं को भी नमस्कार कर देना पड़ेगा। कितना शानदार कथन कहा गया, कबीर की रचनाओं को भी नमस्कार कर देना पड़ेगा और जायसी को भी दूर से दंडवत करके विदा कर देना होगा। और मध्य युग के साहित्य की प्रधान प्रेरणा धर्म साधना ही रही है। यानी अगर जो रामचंद्र शुक्ल जी आदिकाल की रचनाओं पर धार्मिक होने का, धार्मिक उपदेश होने का, धार्मिक साहित्य होने के कारण उनको हिंदी साहित्य से अलग कर देते हैं, तो फिर भक्ति काल में क्या लिखा गया? क्या भक्ति काल में कुछ दूसरा लिखा गया है? चाहे तुलसीदास की रामचरितमानस हो, चाहे कबीरदास जी का हो, चाहे पद्मावत हो, जो भी कुछ लिखा गया वो भी तो धार्मिक के अंतर्गत ही आता है, उसको फिर भी अलग कर दो तो हिंदी में बचेगा क्या भाई? अगर जो हिंदी से राम और सीता को, राधा और कृष्ण को हटा दो तो हिंदी में क्या बचेगा? लगभग खत्म हो गया, पूरा भक्ति काल खत्म हो गया, आधा तो रीति काल खत्म हो गया। तो यानी ऐसा ठप्पा लगा करके नहीं निकालना चाहिए। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की तीखी प्रक्रिया है। दोनों कथन बड़े महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने देवसेन के श्रावकाचार, जो कि 933 में लिखी गई, को हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं। भाई हिंदी का पहला कवि तो ऊपर देखो बताया गया ढेर सारे, लेकिन हिंदी की पहली रचना किसे माना गया है? तो हिंदी की पहली रचना श्रावकाचार, जो कि देवसेन के द्वारा लिखी गई है 933 ईस्वी में। हिंदी का जो पहला कवि है सरहपा, तो सरहपा ने दोहे लिखे हैं और आगे चल के दोहा कोश के नाम से सरहपा या अन्य सिद्ध कवियों के दोहे थे उनको दोहा कोश के नाम से संपादन किया गया। आगे चर्चा होगी उनके ऊपर। इसलिए पहली रचना दोहा कोश को नहीं मानी जाती है, क्योंकि पर्टिकुलर किसी एक साहित्यकार के द्वारा नहीं लिखी गई या सरहपा के द्वारा नहीं लिखी गई, इस कारण से। तो यहां पर हिंदी का पहला कवि सरहपा है या अन्य कवि हैं, लेकिन हिंदी की पहली रचना जैसे आए सर्वमान्य मत या डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार श्रावकाचार 933 ईस्वी को माना जाता है। बहुत शानदार तथ्य पूछा जाता है परीक्षा में। अब बात आती है आदिकाल की शुरुआत यहां से होती है। अभी तक तो हम लोग नामकरण पढ़ रहे थे, काल विभाजन पढ़ रहे थे, हिंदी का पहला कवि पढ़ रहे थे, आदिकाल के अन्य नाम पढ़ रहे थे। आज का तीसरा टॉपिक है आदिकाल। आदिकाल की समय सीमा, सबसे पहला क्वेश्चन आता है संवत 1050 से 1375। यहां पर जो काल विभाजन किया गया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ को आधार बना करके ये लिखा गया। आपका काल विभाजन यहां पर है। अगर जो सन में पूछा जाए इसी को, तो आप क्या बता सकते हो? सन 993 ईस्वी से, 993 ईस्वी से सन 1318 ईस्वी तक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1318 ईस्वी तक हो जाएगा।
यानी 57 घटा लोगे तो अगर जो सन में पूछा जा रहा है, किसमें, सन में पूछा जा रहा है, तो 993 से 1318 ईस्वी, और अगर संवत में पूछा जाए तो संवत 1050 से 1375 बिक्री। बार बार हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि यहां पर हम लोग गलतियां करते हैं। अब बात आती है आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। विशेषता को ही हम लोग प्रवृत्ति भी कहते हैं, तो चाहे प्रवृत्तियां पूछा जाए चाहे विशेषताएं पूछा जाए, बात एक ही है। इस प्रकार कभी कभार एक आध प्रश्न पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आदिकाल की है या कौन सी विशेषता आदिकाल की नहीं है, ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ऐतिहासिकता का अभाव, क्या कहा गया, ऐतिहासिकता का अभाव है। भाई आदिकाल है, अब आदिकाल शुरुआत ही है, तो ऐसे में जो ग्रंथ लिखे गए, चाहे वो पृथ्वीराज रासो हो, कुमार रासो हो, विजयपाल रासो हो, परमाल रासो हो, कोई भी ग्रंथ है, इनमें प्रामाणिकता का अभाव है। यहां तक कि बहुत से ग्रंथ ऐसे भी हैं जिनमें जो तिथियां दी गई हैं, जो कथाएं हैं, वे भी अप्रामाणिक हैं। तो इसमें ऐतिहासिकता का अभाव है, यानी इतिहास की दृष्टि से इसकी कथाएं सम्मत नहीं मिल पा रही हैं या तिथियों में अंतर है। युद्धों का सजीव चित्रण, भाई आदिकाल के अंतर्गत आपको पता होगा मुस्लिमों का आक्रमण हो चुका था, विदेशी आक्रमण कर चुके थे, विदेशी आक्रांता जिसको कहते हैं ना, यहाँ के राजा आपस में ही लड़ाई कर रहे थे, उसका फायदा उठाए विदेशी, और युद्ध की स्थिति हुई। और यहाँ के जो कवि थे उनको चारण कहा गया, और सामान्यतः वे चारण यानी कि भाट जिनको कहा गया, वे राजाओं के आश्रय में रहते थे, राजाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में भी जाते थे, उनकी झूठी प्रशंसा करके या उनका उत्साह वर्धन करके उनके कृपा पात्र बने रहते थे। घर पर रहते मनोरंजन कराते, नहीं सभा में रहते मनोरंजन कराते, और युद्ध में जाते तो उनका उत्साह वर्धन करते थे। और जब युद्ध में जाते तो युद्धों का सजीव चित्रण भी करते थे। तो युद्धों का सजीव चित्रण किस युग की विशेषता है, ये मात्र और मात्र आदिकाल की विशेषता है। वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, यानी कि राजा महाराजा लोग सबको पता है, या तो फिर युद्ध करते थे या तो फिर भोग विलास में रहते थे। यहां पर दोनों स्थितियां थी। अब भोग विलास है तो नारी की सुंदरता का वर्णन किया ही जाना है, सीधी सी बात है, यानी कि श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया। किसका, श्रृंगार रस का खूब प्रयोग हुआ, और युद्धों में वीर रस का प्रयोग हुआ। तो वीर और श्रृंगार दोनों रसों का खूब प्रयोग किया गया है, लेकिन इन दोनों में से प्रधानता किसकी रही है, तो वीर रस की रही है। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, जैसे हमने कहा कि राजाओं के आश्रय में रहते थे, उनके कृपा पात्र रहते थे, यानी उनकी प्रशंसा नहीं करेंगे तो उनका दाना पानी कैसे चलेगा, यानी कि आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा किसी की विशेषता है। तो ये आदिकाल की भी है और आगे चल के रीतिकाल की भी ये विशेषता हो जाती है। राष्ट्रीयता का अभाव, यानी कि राष्ट्रीयता का अभाव है। जैसे हम लोग कहते हैं हम उत्तर प्रदेश के हैं, हम मध्य प्रदेश के हैं, हम उत्तराखंड के हैं, हम झांसी के, जब कहीं भी, लेकिन अंत में क्या कहते हैं, हमारी राष्ट्रीयता क्या है, भारतीय। हम क्या है, भारतीय हैं। लेकिन उस समय जो स्थितियां थी, हमारा देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, छोटे छोटे क्षेत्रों के राजा हुआ करते थे, वो आपस में लड़ाई झगड़ा किया करते थे, इसलिए राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था, राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। दूसरा, कल्पना की अधिकता, कल्पना की अधिकता, भाई यहां पर काल्पनिक चीजें भी लिखी गई, काल्पनिक ग्रंथ लिखे गए, कल्पनाओं का प्रयोग किया गया साहित्य में। दूसरा, छंदों में विविधता, यानी विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया। जहां तक कि अगर केवल पृथ्वीराज रासो को ही ले लिया जाए, केवल पृथ्वीराज रासो को ही ले लिया जाए तो 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग, कितना, 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग तो केवल और केवल पृथ्वीराज रासो में ही कर दिया गया। सोचो, जब एक ग्रंथ में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हो सकता है तो पूरा जो हिंदी साहित्य लिखा गया आदिकाल के अंतर्गत सैकड़ों पुस्तकें हैं, उनमें कितने छंद का प्रयोग किया गया होगा। छंदों में विविधता, ढेर सारे छंदों का प्रयोग किया गया। डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग, यानी कि आदिकालीन जो साहित्य है, प्रायः जो ज्यादातर साहित्य आदिकाल का है, वो कहां से प्राप्त होता है, तो राजस्थान से प्राप्त होता है। आदिकाल का अधिकांश साहित्य कहां से, राजस्थान से प्राप्त होता है, यह आपको ध्यान रखना है। और यहां पर जो भाषाएं लिखी गई आदिकाल के अंतर्गत, किन भाषाओं में रचनाएं की गई, तो डिंगल और पिंगल। कहीं कहीं आपको मिलेगा कि डिंगल और पिंगल ये दोनों शैलियां हैं। क्या है, शैलियां हैं। कौन सी शैलियां हैं, देखो भाई, अगर जो बात करो डिंगल की, तो डिंगल में एक तो भाषा अपभ्रंश है। क्या है, अपभ्रंश।
भाषा हो जाएगी अपभ्रंश। जब अपभ्रंश, फिर से देखो गलत हो गया, जब अपभ्रंश का मेल होगा राजस्थानी से, इससे राजस्थानी से मेल होगा तो ये डिंगल बनेगी। और दूसरी शैली है पिंगल। पिंगल में अपभ्रंश का जो मेल होता है वो ब्रज से होता है। किससे होता है? ब्रज भाषा से। ये दो चीजें याद रखिएगा, अपभ्रंश और ब्रज भाषा मिलकर के, अपभ्रंश और ब्रज भाषा मिलकर के पिंगल शैली बनाती हैं और अपभ्रंश और राजस्थानी मिलकर के डिंगल शैली बनाती हैं। जो ब्रज भाषा है ये बड़ी मधुर है, बड़ी मधुर है, मिठास है इसमें। तो जब ब्रज भाषा के साथ अपभ्रंश मिलेगी तो उसमें क्या होगी? मिठास होगी। तो पिंगल शैली कैसी? मधुर शैली, यानी कि मिठास होगी, इसमें मधुर शैली माना जाता है। जो डिंगल है अपभ्रंश ये भी कर्कश है, राजस्थानी भी कर्कश है, दोनों कर्कश हैं, तो डिंगल क्या बनेगी? ये भी कर्कश ही बनेगी। यानी कि डिंगल और पिंगल में से कर्कश कौन? डिंगल। पिंगल कैसी? मधुर भाषा, मीठी भाषा, मीठी शैली कह सकते हो। तो डिंगल और पिंगल दोनों याद रखिएगा किन किन भाषाओं के मेल से बनी हैं। तो ये 8 विशेषताएं यहां पर हो गई। और भी कोई विशेषता है क्या? हाँ, अब बात आती है कि आदिकालीन साहित्य को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। आदिकालीन साहित्य को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? पहला, रासो साहित्य। रासो साहित्य ज्यादातर वीर रस में लिखा गया। परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, विजयपाल रासो, केवल एक है बीसल देव रासो जो कि श्रृंगारिक रचना है, श्रृंगार रस प्रधान है। बाकी रासो साहित्य मतलब वीर रस में लिखा गया ज्यादातर। रास या जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, मुख्य रूप से ये 4 प्रकार का साहित्य लिखा गया आदिकाल के अंतर्गत। इसके अलावा भी आगे चलकर लौकिक साहित्य पर भी बात होगी। किस पर? लौकिक साहित्य भी लिखा गया, उसके ऊपर भी बात होगी। तो यहां पर मुख्य रूप से बात हुई है, तो मुख्य रूप से आदिकालीन साहित्य कितने प्रकार का? 4 प्रकार का है, जिनमें पहला रासो, दूसरा जैन या रास और सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल में भाषा के आधार पर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल के अंतर्गत भाषा के आधार पर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। यहां पर पूछा जा सकता है आपसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार भाषा के आधार पर पुस्तकों का वर्गीकरण या रचनाओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? तो केवल 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक को कहा गया देश भाषा और दूसरे को कहा गया अपभ्रंश भाषा। यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी जो 12 ग्रंथों की बात करते हैं, 12 रचनाओं की बात करते हैं, तो ये 12 प्रमाणिक ग्रंथ हैं रामचंद्र शुक्ल जी की नजर में, जिनमें से 8 इधर हैं और 4 इधर हैं। ये 12 ग्रंथ हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की नजर में क्या है? प्रामाणिक हैं। कैसे हैं? प्रामाणिक हैं। तो इसमें से जो 4 ग्रंथ हैं ये क्या है? अपभ्रंश भाषा में लिखे गए। किसमें? अपभ्रंश भाषा में। हाँ, आगे चल के इनमें से कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिनकी भाषा आपको दूसरी मिल सकती है, लेकिन वो दूसरे विद्वानों के अनुसार मिलेगी। रामचंद्र शुक्ल जी की नजर में जब भी पूछा जाए इन ग्रंथों की भाषा कैसी, तो अपभ्रंश भाषा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन सी अपभ्रंश भाषा में है? एक है विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तलता और कीर्ति पताका। ये 4 रचनाएं हैं। हमीर रासो के रचनाकार सारंगधर हैं, विजयपाल के नल सिंह हैं और कीर्तलता और कीर्ति पताका के रचनाकार विद्यापति हैं। ये 4 ग्रंथ ऐसे हैं जो रामचंद्र शुक्ल जी की नजर में कैसी हैं? अपभ्रंश भाषा में लिखे गए हैं। यहां पर जो कीर्तलता है और कीर्ति पताका है, ये स्वयं कवि की नजर में, विद्यापति जी की नजर में इसकी भाषा अवहट है, यहां पर अपभ्रंश नहीं है। किसकी नजर में? स्वयं कवि की नजर में। देसिल बैना सब जन मिठा तैसन जपो अवठा, खुद कहते हैं ये विद्यापति जी। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पूछा जाए कीर्तलता की भाषा क्या है या कीर्ति पताका की भाषा क्या है, तो वहां पर अपभ्रंश बताना है। हमीर रासो की अपभ्रंश और विजयपाल रासो की अपभ्रंश। बाकी की 8 रचनाएं हैं जो देश भाषा या बोलचाल की भाषा में लिखी गई। कौन कौन सी? पहला, खुमान रासो, दलपत विजय, बीसल देव रासो, नरपत नाल, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवर्धाई, जयचंद प्रकाश, भट्ट केदार, जय मयंक जश चंद्रिका, मधुकर कवि, और परमाल रासो, जगने, खुसरो की पहेलियां, अमीर खुसरो, विद्यापति पदावली, विद्यापति। यानी कि ये 8 रचनाएं देश भाषा यानी कि बोलचाल की भाषा में। किसके अनुसार? शुक्ल जी के अनुसार। फिर से कहता हूं, शुक्ल जी के अनुसार जब भी पूछा जाए तब ये 8 बताना है देश भाषा।
यानी कि बोलचाल की भाषा में। और ये 4 अपभ्रंश भाषा किसके अनुसार? शुक्ल जी के अनुसार। बाकी इनकी भाषाएं अभी आगे बदलती रहेंगी, जब इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 12 रचनाएं हैं जो रामचंद्र शुक्ल जी आदिकाल के अंतर्गत प्रमाणिक ग्रंथों की बात करते हैं। तो 8 यानी 12 प्रमाणिक ग्रंथ हैं। आगे बात आती है, उक्त 12 रचनाएं जो हैं, इनमें से केवल 3 रचनाएं हैं, एक बीसल देवरासो, एक विद्यापति पदावली और एक अमीर खुसरो की पहेलियां को छोड़कर सभी वीर गाथात्मक हैं। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो भाषा के आधार पर 12 रचनाओं की बात की, 12 प्रमाणिक रचनाओं की बात की है, उनमें से केवल 3 रचनाएं ऐसी हैं जो वीर गाथात्मक नहीं हैं। और वो कौन कौन सी हैं? एक विद्यापति पदावली और बीसल देव रासो और इसके अलावा अमीर खुसरो की पहेलियां। बाकी के जितने ग्रंथ हैं वे सभी वीर गाथात्मक हैं। कैसे हैं? वीर गाथात्मक है। किसकी नजर में? रामचंद्र शुक्ल जी की नजर में। एक रामचंद्र शुक्ल जी का कथन आता है, उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से, उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से, गाथा लिखा हुआ है, कहीं कहीं गाहा लिखा होता है, तो गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था। उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से, दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। जैसे इतना देखो, उस समय जैसे गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। खूब पूछते हैं ये। शुक्ल जी ने अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी, शुक्ल जी ने अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्याभास हिंदी कहा है। यानी कि अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी शुक्ल जी ने, पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, और साहित्याभास हिंदी किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा है। आदिकाल को 4 में, भक्ति काल को 6 में, फिर रीति काल, आधुनिक काल बढ़ता जाएगा वहां पर। तो यानी आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल जी ने कितने प्रकरणों में? तो 4 प्रकरणों में बांटा है। प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4, इस प्रकार से। अब इनके नाम क्या है या इनके अंतर्गत सामग्री क्या है? तो प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 1 सामान्य परिचय और प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य। अब क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रकरण 2 में किसका उल्लेख किया है? प्रकरण 2 में किसकी चर्चा की है? तो अपभ्रंश काव्य की चर्चा। किसकी? अपभ्रंश काव्य की चर्चा की है। और प्रकरण 3 में किसकी चर्चा की है? तो प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य की, और प्रकरण 4 में फुटकल रचनाओं की बात की है। किसकी? फुटकल रचनाओं की बात की प्रकरण 4 में। तो चारों प्रकरणों में दूसरा और तीसरा, यह महत्वपूर्ण है कि दूसरे प्रकरण में किसकी चर्चा हुई है और तीसरे प्रकरण में किसकी चर्चा हुई, क्योंकि पहला तो सामान्य परिचय सभी जगह होगा और आखिरी वाला फुटकल हो जाएगा, तो 2 बीच के बचे। तो अपभ्रंश का उल्लेख कहां पर? प्रकरण 2 में, देश भाषा का प्रकरण 3 में। अपभ्रंश नाम पहले बलभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अपभ्रंश नाम पहले बलभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन, जिसका समय विक्रम संवत 650 के पहले का है, को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा गया। यानी कि अपभ्रंश नाम सबसे पहले मिलता कहां पर है? तो बलभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने, किसने? डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 7वीं सदी से 11वीं सदी के अंत तक के समय को अपभ्रंश का स्वर्ण काल कहा। यानी कि हरदेव बाहरी के अनुसार 7वीं से 11वीं शताब्दी के अंत तक का जो समय है, यह अपभ्रंश का स्वर्ण काल, 7वीं से 11वीं तक का जो समय अपभ्रंश का स्वर्ण काल है। अच्छा, ब्रज भाषा का स्वर्ण काल कौन सा है? कोई बताएगा? ब्रज भाषा का स्वर्ण काल है ना? हाँ, तो ब्रज भाषा का स्वर्ण काल जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? रीति काल हो जाएगा। और खड़ी बोली का
हाँ, खड़ी, कुछ लोग कहेंगे द्विवेदी युग, खड़ी बोली का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग, जो भी कुछ कह लो, तो ये हो जाएगा आपका छायावादी युग। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ब्रज भाषा का स्वर्ण काल रीतिकाल और खड़ी बोली का स्वर्ण काल छायावादी युग है। लेकिन अपभ्रंश का स्वर्ण काल क्या है? तो अपभ्रंश का स्वर्ण काल 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी का है। अच्छा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल ये किसने कहा है? हाँ, तो ये कौन हो जाएंगे? ग्रियर्सन हो जाएंगे और श्याम सुंदर दास भी हो जाएंगे। ग्रियर्सन ने कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा? हाँ, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा। हाँ बिल्कुल। आगे अब बात आती है जैन और अपभ्रंश साहित्य। क्या है? जैन और अपभ्रंश साहित्य। सिद्धों का प्रभाव, कभी कभी पूछ लेते हैं, सिद्धों का प्रभाव पूर्वी भागों में और नाथों का प्रभाव पश्चिमी भाग यानी कि राजपूताना या पंजाब के आसपास, जैनों का प्रभाव राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सिद्धों का सर्वाधिक प्रभाव कहां पर था? तो पूर्वी भाग में, यानी उत्तर प्रदेश, भारत के उत्तरी भाग, पूर्वी भाग में। किसका? सिद्धों का। नाथों का पश्चिमी भाग, खासकर राजपूताना और पंजाब के क्षेत्र में नाथों का प्रभाव ज्यादा था। जैनों का प्रभाव सर्वाधिक कहां पर था? तो राजस्थान, गुजरात और दक्षिण पश्चिम भाग में हुआ। ये तीनों के प्रभाव आपको याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है परीक्षा में। अब बात आती है जैन रास साहित्य की विशेषताएं क्या हैं। अभी हम लोग इससे पहले आदिकाल की विशेषताएं देखे थे। अब यहां पर हर एक साहित्य की विशेषताएं अलग अलग हो जाएंगी। नाथों की अलग, जैनों की अलग, सिद्धों की अलग, है ना। इस प्रकार से अलग अलग विशेषताएं हो जाएंगी। तो पहले बात आती है जैन। जैन साहित्य कहा जाए, रास साहित्य कहा जाए, बात अलग है, एक ही बात है। और जैन धर्म के त्रिरत्न का समावेश। भाई जिस धर्म की बात होगी, जिस धर्म की बात होगी, उस धर्म का उल्लेख तो उसमें होगा ही। भाई जैन धर्म में त्रिरत्न बड़े फेमस हैं, त्रिरत्न बड़े फेमस हैं, तो त्रिरत्नों का समावेश किया गया इसमें। त्रिरत्न थे क्या भैया, कोई बताएगा? जैन धर्म के त्रिरत्न क्या थे? सम्यक ज्ञान हो गया, और सम्यक दर्शन, और तीसरा हो गया सम्यक चरित्र हो गया। ये तीन की बात की गई है। कहां पर? त्रिरत्न में। आध्यात्मिक चिंतन की प्रधानता। भाई दर्शन की बात हुई, सम्यक दर्शन की बात हुई, तो चिंतन होना ही स्वाभाविक सी बात है। तो आध्यात्मिक चिंतन की प्रधानता। रूढ़ियों परंपराओं का विरोध किया गया। किसका? रूढ़ियों और परंपराओं का विरोध किया गया। कर्म की शुद्धता पर बल दिया गया। जो हम लोग आज कहते हैं कर्म ही पूजा है। क्या है? कर्म ही पूजा है। तो कर्म फल पर क्या किया गया? ज्यादा विश्वास दिखाया गया, यानी कि कर्म की शुद्धता पर बल दिया गया। जैन धर्म की प्रतिष्ठा का समावेश है। रहस्यवादी विचारधारा का समावेश है। किसका? रहस्यवादी विचारधारा का समावेश है। इनकी भाषा अपभ्रंश मानी जाती है। यहां से थोड़ा सा आपको मतभेद वाला प्रश्न मिल जाएगा। कहीं कहीं आपको मिलता है जैन की भाषा या जैन साहित्य की भाषा प्राकृत है। तो ध्यान दो, जैन साहित्य की भाषा प्राकृत नहीं है। जैन साहित्य की भाषा अपभ्रंश है, और जैनों की भाषा यानी जैन धर्म की भाषा, जो जैन धर्म के तीर्थंकर हुए, उनकी भाषा प्राकृत। यानी कि जैनों की भाषा पूछा जाए तो प्राकृत, लेकिन जैन साहित्य की भाषा पूछा जाए तो अपभ्रंश बताना, यह आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या है? इनकी भाषा अपभ्रंश मानी जाती है। जैन कवियों ने स्वांतः सुखाए यानी कि अपनी आत्मा के सुख के लिए लेखन कार्य किया। जैन साहित्य साहित्यिक यानी कि संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तथा लोक भाषा दोनों में लिखा गया। इसमें आदिकालीन काव्य रूप जैसे रास, फाग, छप्पय, प्रबंध, गाथा, चतुष्पादिका, चरचरी, दोहा, स्तुति आदि कई रूपों में काव्य लिखा गया। यानी कि जो फाग लिखा गया, रास ग्रंथ लिखे गए, छप्पय लिखे गए, प्रबंध लिखा गया, गाथा लिखा गया, चतुष्पादिका लिखा गया, या चरचरी या दोहा लिखा गया, तो ये सब क्या है?
आदिकालीन काव्य रूप हैं। हिंदी साहित्य के यात्रा साहित्य का आदि रूप जैन साहित्य में मिलता है। यानी हिंदी साहित्य में जो यात्रा साहित्य लिखा गया, इसका आदि रूप, प्रारंभिक रूप जो है वो जैन साहित्य में मिलता है। प्राचीनतम गद्य के रूप जैन अपभ्रंश साहित्य में मिलते हैं। जैन कवि राज्याश्रित नहीं थे। जैन कवि क्या थे? राज्याश्रित नहीं थे, राजाओं से संबंधित ज्यादा नहीं थे। ये वीतरागी यानी मोह रहित धार्मिक कवि थे, जिन्होंने आंखों देखा वही लिखा। उन्होंने जो आंखों देखा वही लिखा है। जैन साहित्य की मूल संवेदना वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि सारी पृथ्वी ही, सारा संसार ही अपना परिवार है, ये है वसुधैव कुटुंबकम की इनकी भावना है। तो यहां पर देखो 15 विशेषताएं बता दी गई आपको। कितनी? 15 विशेषताएं बता दी गई किसकी? जैन साहित्य की। हो सकता है एक आध विशेषता यहां से आपकी परीक्षा में मिल जाए। जैन मत संबंधी जो रचनाएं लिखी गई, दो प्रकार की लिखी गई। जैन मत संबंधी जो रचनाएं लिखी गई, दो प्रकार की लिखी गई। एक को कहा गया दोहों में रचित मुक्तक काव्य, यानी मुक्तक काव्य लिखा गया, और चरित्र काव्य लिखा गया। जो चरित्र काव्य लिखा गया वो जैन मत के प्रचार प्रसार हेतु लिखा गया। यानी जो चरित्र काव्य लिखा गया वो जैन मत के प्रचार प्रसार हेतु लिखा गया, और जो मुक्तक काव्य लिखा गया वो दोहा छंद में लिखा गया। दो प्रकार की रचनाएं जैन मत में लिखी गई। प्रमुख तथ्य हैं जैन से संबंधित। पहला, अपभ्रंश में प्रथम रास ग्रंथ, यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रथम की बात हो रही है। अपभ्रंश भाषा में लिखा गया पहला रास ग्रंथ कौन सा है? तो उपदेश रसायन रास है, जिसके रचनाकार जिनदत्त सूर्य हैं। जैन साहित्य का हिंदी में प्रथम रास ग्रंथ कौन सा? यहां पर देखो अपभ्रंश में, यहां पर हिंदी में प्रथम रास ग्रंथ कौन सा है जैन साहित्य का? तो भरतेश्वर बाहुबली रास, जो कि शालिभद्र सूर्य के द्वारा लिखा गया। और रास परंपरा का प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ, यहां पर देखो धर्मेतर रास ग्रंथ संदेश रासक, इसके द्वारा अब्दुल रहमान के द्वारा लिखा गया। कुछ लोग धर्मेतर का मतलब ही नहीं समझ पाते हैं भैया। तो धर्मेतर का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझिएगा। तो धर्मेतर का मतलब है धर्म प्लस इतर। इतर का मतलब अलग, और धर्म का मतलब धर्म से। तो धर्म से अलग, यानी कि यहां पर जो जैन साहित्य लिखा गया, रास साहित्य लिखा गया, ज्यादातर जैनों के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? जैनों के द्वारा लिखा गया। लेकिन यहां पर एक कवि ऐसा हुआ जो मुस्लिम हुआ, यानी उस धर्म से इतर हुआ, धर्म से अलग हुआ। वो कौन? अब्दुल रहमान, मुस्लिम थे, सबको पता है। तो उन्होंने जो संदेश रासक लिखा, ये क्या है? प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ है। प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ अब्दुल रहमान का संदेश रासक है। इसके बारे में आगे चर्चा होगी। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ, हिंदी का पहला ऐतिहासिक रास ग्रंथ, जो कि पंच पांडव चरित रास के द्वारा, यानी पंच पांडव चरित रास है, जो कि शालिभद्र सूर्य द्वितीय के द्वारा लिखा गया। यहां पर देखो शालिभद्र सूर्य हैं, ये शालिभद्र सूर्य के नाम से जाने जाते हैं। ये दूसरे हैं, शालिभद्र सूर्य द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं। उनके आगे प्रथम नहीं लगता है, लेकिन इनके आगे द्वितीय लग जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो शालिभद्र सूर्य द्वितीय 1350 में क्या लिखे? पंच पांडव चरितरास। तो पंच पांडव चरितरास शालिभद्र सूर्य द्वितीय ने लिखा है। अगला आता है, जैन साहित्य में पुराण काव्य, चरित काव्य, कथा काव्य, रास काव्य और रहस्यवादी काव्य लिखे गए। क्या लिखे गए? रहस्यवादी काव्य लिखे गए हैं। इनके अलावा व्याकरण ग्रंथ, श्रृंगार, शौर्य, नीति और अन्योक्त संबंधी फुटकर पद्य भी लिखे गए हैं। जैन काव्य की भाषा, अपभ्रंश से बार बार आ रहा है, जैन काव्य की भाषा कैसी? तो जैन काव्य की भाषा भाई अपभ्रंश है। यहां पर देखो स्वयंभू, देवसेन, पुष्पदंत, धनपाल, मुनिराम सिंह, जोइंदु, शालिभद्र सूर्य, जिनधर्म सूर्य, सारंगधर, हेमचंद, आसगु कवि, सोमप्रभ सूर्य, विजयसेन सूर्य, ये सब क्या हैं? प्रमुख जैन कवि हैं। कभी कभी ये पुराने वाले नोट्स में नहीं होगा भैया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको अपडेट किया गया। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैन साहित्यकार नहीं है, कौन जैन कवि नहीं है, तो वहां पर ढूंढना पड़ता था। यहां पर हमने एक स्थान पर आपको दे दिया,
कि स्वयंभू, देवसेन, पुष्पदंत, धनपाल, मुनिराम सिंह, जोइंदु, शालिभद्र सूरि, जिनधर्म सूरि, सारंगधर, हेमचंद, आसव, सोमप्रभ सूरि और विजय सेन सूरि कैसे जैन कवि हैं। कैसे कवि हैं? जैन कवि हैं। ये थोड़ा सा ध्यान देखिए, कभी कभार परीक्षा में पूछ लेते हैं। अब देखो, अभी एक शब्द आया था चरचरी लिखे गए। जैन साहित्य में क्या लिखा गया? चरचरी लिखा गया। ये चरचरी है क्या? यहां पर देखो दिया गया। चरचरी क्या है? चरचरी एक प्रकार की गीत शैली है। चरचरी एक गीत शैली है जिसमें समूह गायक नृत्य और वाद्य के साथ सामूहिक रूप से गान करते थे। इसके लिए चच्चरी, चाचरी, चांचरी, चरचारिका और चांचरिका आदि अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो चाहे चांचरी कहा जाए, चाहे चाचरी कहा जाए, चरचारिका कहा जाए, चांचरिका कहा जाए, चच्चरी कहा जाए, बात एक ही है, चरचरी की है। तो चरचरी क्या है? एक प्रकार की गीत शैली है। हरिभद्र के प्राकृत ग्रंथ समराइच कथा में क्या कहा गया? हरिभद्र के प्राकृत ग्रंथ समराइच कथा में चच्चरी शब्द गायकों की उस टोली के लिए आया है जो संक्रांति के अवसर पर, कब? संक्रांति के अवसर पर नृत्य वाद्य द्वारा लोगों का मनोरंजन करती है और बाद में शब्द गान के लिए शब्द रूढ़ हो गया चच्चरी। तो चच्चरी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां पर किया गया? तो हरिभद्र का ग्रंथ था समराइच कथा, इसमें चच्चरी शब्द का प्रयोग किया गया। और वो चच्चरी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? यानी गायकों की उस टोली के लिए प्रयोग किया गया जो संक्रांति के अवसर पर नृत्य वाद्य द्वारा लोगों का मनोरंजन करती थी। लेकिन ये शब्द आगे चल करके रूढ़ हो गया। आपको याद रखना भैया, किसी का माइक खुला बंद कर दो। अब बात आती है, कुछ साहित्यकार हैं। अब इन साहित्यकारों पर हम लोग बातचीत करेंगे कल, नहीं तो यहां पर फिलहाल थोड़ा सा ज्यादा मैटर हो जाएगा, तो इसलिए इस पर हम लोग कल बातचीत करें, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है? योइंद हैं, स्वयंभू हैं, पुष्पदंत हैं, या जो भी जैन साहित्यकार हैं, इनके ऊपर चर्चा हम लोग कल कर लेंगे। जी भैया, यहां तक कोई प्रश्न, कोई डाउट, कोई शंका हो तो हम लोग बातचीत कर सकते हैं।